अच्छा जी बच्चों, ये ऑनलाइन वाले आपको आवाज आ रही है बेटे? जरा हाथ खड़ा कर दें। हेलो जी, अच्छा, चले बेटे, थोड़ा सा इंटरप्शन होगी आज, और आज आप फीडबैक दीजिएगा बाद में, फिर जो इश्यूज होंगे वो कल रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। आज हम इस वर्ड को समझेंगे कुछ ही देर के बाद कि टॉर्क का मतलब है टर्निंग इफेक्ट, इससे क्या मुराद है। ठीक है, कि मोड़ देने वाला असर, क्या वाकई किसी चीज को मोड़ दिया जाए, कर्व में घुमा दिया जाए तो आपने टार्क पैदा कर लिया, क्या यही है या कॉन्सेप्ट कुछ और है, इसको देखेंगे। तक आप आज देखेंगे इस चीज को कि हमने तो इस चीज को देखा ही नहीं था कि सिर्फ टर्निंग ही टार्क नहीं होती, टार्क तो है ही कुछ और। अच्छा, ये द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म, और दूसरी बात है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। और आपके पास फार्मूला होता है टार्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें आर जो है मोमेंट आर्म है, हाँ लीवर आर्म भी कहते हैं, एफ फोर्स है, और इसकी मैग्नीट्यूड आर एफ साइन ऑफ थीटा, और एन जो है वो डायरेक्शन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर आर है और आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्स एफ। तो आप आर से एफ की तरफ हाथ घुमाएंगे तो जो टार्क होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो टार्क भी है, वो आर क्रॉस एफ भी है, और उसकी जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर एन से जाहिर होगी। इसकी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो ये है, तो टाई इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। मैक्सिमम टार्क कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे इसमें, तो टार्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। आप उसको टा मैक्स भी कह सकते हैं, कुछ ही देर में हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे कि जब थीटा 90 पुट कर देंगे तो टार्क मैक्स कहलाता है, उसकी वैल्यू आर एफ होती है। या सिंपली जब एंगल थीटा 90 पुट कर दें फिर आर या लेंथ एक ही बात है, चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेना है, वही आपका पोजीशन वेक्टर है, वही आपकी लेंथ भी है। तो एट थीटा इज इक्वल टू 90 तो टार्क मैक्सिमम होता है। अच्छा, इसके बाद टाई इज इक्वल टू लीवर आर्म इनटू फोर्स या मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। ठीक है, मिनिमम टार्क कब होता है? जब थीटा 0 पुट करेंगे, टाई इज इक्वल टू 0 एट थीटा 0 पे भी और थीटा 180 पे भी, दोनों पे मिनिमम होता है और वो 0 होता है। ठीक है, मेरा यहाँ क्वेश्चन है जी, हम कहते हैं थीटा जो है वो एंगल डायरेक्शन को बताता है, तो यहाँ डायरेक्शन नॉर्मल को ले लेते हैं, तो यहाँ थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए थीटा तो है जब आप मूव करेंगे एक से दूसरे एंड, देखें आप घुमाते इस तरफ है लेकिन है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको डिस्कस ना करें, सिर्फ आप देखें कि आपने किसी चीज को घुमाया है तो थीटा की डायरेक्शन उधर है। एन हेड क्या है? वो एक यूनिट वेक्टर है जो एक वेक्टर टार्क की मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर और थीटा में थोड़ा सा फर्क ये है, जरूरी नहीं है कि हर चीज को घुमाया जाए। अगर आप घुमाएंगे तो थीटा आएगा, ठीक है, और नहीं घुमाएंगे तो थीटा तो नहीं होगा लेकिन एन हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल है इस सरफेस का, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो एन एट के अलोंग, इसका कंसर्न जो है वो थीटा के साथ नहीं है। ठीक है, तो वो बाई चांस उसके साथ आ गया, अदरवाइज लाजमी नहीं है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें, चूँकि आप देखते हैं कि आपके MCQ में बहुत सारी चीज़ें बेसिक भी आ जाती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, टॉर्क इज द एनालोगस ऑफ फोर्स। जिस तरह फोर्स जो है वो लीनियर मोशन को प्रोड्यूस करती है या एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करती है, इसी तरह से जो टॉर्क है वो एंगुलर एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैं इसलिए चीज़ें सिंपली पढ़ता जा रहा हूँ चूँकि ये बेसिक हैं, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी तो वहाँ पे इसकी डिटेल में जाएंगे। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जिस तरह मैंने अभी बताया था कि ये आर है और ये एफ है, ये दोनों इस प्लेन पे हैं, तो आर से एफ की तरफ अगर आप हाथ घुमाते हैं, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फोर्स लगाते हैं, ये आर है, ये फोर्स एफ है इस मैस के ऊपर। ठीक है, तो जब ये घूमेगा इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। जब एफ इधर है, आपको जब लिखना हो तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं एफ की वैल्यू, तो आर से एफ की तरफ जाएंगे तो टार्क जो है वो बाहर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये जो टार्क है वो आर के भी परपेंडिकुलर है और ये जो एफ है उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा जी,
ओके, इट्स डायरेक्शन इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल। सबको पता है कि आप राइट हैंड रूल लगाएंगे, आर से एफ की तरफ हाथ घुमाएंगे तो जिधर थंब होगा उस डायरेक्शन के अलोंग क्या होगा, उसके अलोंग। ये वर्ड हम बच्चों को बताया करते हैं कि बेटे आपने याद रखना है कि इट इज फाउंड बाय राइट हैंड रूल एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नॉट टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके साथ साथ, मतलब जिधर थंब जा रहा है उसके साथ साथ इसकी डायरेक्शन है, ना कि उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन है। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर। इसको भी आगे हम देखेंगे, एक बात है इसकी। तो इसकी यूनिट सब जानते हैं कि टाई इज इक्वल टू आर एफ, जो कि साइन थीटा जो उसकी यूनिट नहीं होती तो आर की यूनिट मीटर है और इसकी न्यूटन है तो न्यूटन मीटर आ जाएगी। इट्स डायमेंशंस आर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, ये बेसिक। मेरा क्वेश्चन हम बोलते हैं आर क्रॉस एफ बोला जाता है, एफ क्रॉस आर नहीं आता, क्यों? हाँ, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, चूंकि टार्क हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप यूं घुमाएंगे तो टार्क बाहर होगा, हाँ जी। अगर आप आर क्रॉस एफ लेंगे तो टार्क इधर आएगा, एफ क्रॉस आर लेंगे तो उधर आएगा। कोई मसला नहीं, डायरेक्शन ये मसला है, डायरेक्शन चेंज होगी ना, दोनों डायरेक्शंस का फर्क है। आप राइट हैंड रूल लगाते हैं ना, देखिए आप कहते हैं राइट हैंड रूल लगाना है, टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। राइट हैंड रूल क्या है कि इट शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब। ये फर्स्ट वेक्टर होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। जब इसको फर्स्ट लें और इसको सेकंड लें तो थंब की डायरेक्शन में टार्क आना चाहिए। आप ले लें एफ क्रॉस आर, बात को समझिएगा, नहीं पहले समझ लें बात को। एंटी क्लॉकवाइज आपने लेना है। देखें, एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव। हमने खुद कन्वेंशन बनाई है, ये कोई आसमानी वही नहीं है, ये बात जहन में रखें। टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हमने खुद बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये उलट है एफ क्रॉस आर के। एफ क्रॉस आर का जवाब अपोजिट आता है जो आर क्रॉस एफ है उसके, इस वजह से हमने कन्वेंशन ली है। ठीक है, पहले आप ये देख लें कि एंटी क्लॉकवाइज का जो भी टार्क आएगा हम उसको पॉजिटिव टार्क लेंगे। ठीक है, जिधर भी होगा तो आर क्रॉस एफ लेंगे, वो इस तरफ आया है, आप उसको पॉजिटिव टार्क ले लें। ठीक है, अब जब आप एफ क्रॉस आर लेंगे वो इसके ऑपोजिट है, तो फिर आप उसके साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव माइनस टार्क। मतलब ये टार्क इधर था और वो टार्क उधर है, दोनों में ये फर्क है। इसलिए हम कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज में हमने पॉजिटिव लेना होता है। कहते हैं, हाँ, मैंने जो पढ़ा है, मेरा जो नॉलेज है वो ये है कि हम कहते ही आर को स्ट्रिक्टली कहते हैं आर क्रॉस एफ। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई डायरेक्शन है ना, तो कह तो फिर आप क्रॉस आर भी सकते हैं। मैं आपको ये कह रही हूं क्यों नहीं कहते हम एफ क्रॉस आर, नहीं देखें, आइडेंटिफाई करते हैं। मेरी बात सुने, आप इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। आप आज पूरी दुनिया को कह दें कि मैं इलेक्ट्रॉन को आज पॉजिटिव मानती हूं, आप नहीं कह सकते। ये बात ठीक है कि ये मर्जी से चूज किए गए हैं, ठीक है, इनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने असाइन किया था, वो हो गया, लेकिन हमारी हर एक की मर्जी शामिल हुई तो फिर हम कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी एक को चुनना होगा, तो हम कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसको नेगेटिव ही लेंगे, दूसरे को पॉजिटिव। अब ये कन्वेंशन है कि राइट हैंड रूल लगाना है, जब एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे तब जो टार्क आएगा वो पॉजिटिव होगा और वो आएगा टाई इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। दूसरी जो वैल्यू होगी एफ क्रॉस आर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसके साथ नेगेटिव लगाना होगा हमें, इस वजह से दिस इज द डिफरेंस। ओके जी, नेक्स्ट बेटे, डिपेंडेंस क्या है, टार्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स, मोमेंट आर्म और साइन ऑफ द एंगल। ठीक है, साइन ऑफ द एंगल नॉट एंगल, और इसको भी हम डिस्कस भी करेंगे कि टार्क के आगे हमारे पास आर एफ साइन ऑफ थीटा है और साथ एन हैट है। ठीक है, तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, वाई साइन थीटा एंड टॉर्क, तो हम बच्चों को बताते होते हैं कि बेटे साइन थीटा क्यों लग रहा है, कॉस थीटा क्यों नहीं लग रहा। ठीक है, तो जाहिर है मैं कहा करता हूं बच्चों को कि बेटे साइंस क्या है, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आए वो उसको मानेंगे, हम खुद देखें इस चीज को फिर चीज होगी। तो मैं बच्चों को समझाया करता हूं, पहले इससे पहले आप भी समझाते होंगे। मैं कहा करता हूं कि बेटे ये एक बॉडी है, मैं उसको फिर स्केलर प्रोडक्ट में ले जाता हूं सिंपली 1 मिनट में, फिर वेक्टर की तरफ आता हूं। मैं कहता हूं बेटा ये एक बॉडी है, इसको इस तरफ डिस्प्लेस करना है लीनियरली, तो बताएं फोर्स किस तरफ लगाऊं, तो कहते सर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाएं तो लीनियर मोशन होगा। अगर मैंने कहा कि अगर इस तरफ नहीं लगाई, मैंने इस तरफ लगाई है तो कहते सर आप ऐसे करें, इस फोर्स के कंपोनेंट्स ले ले, ये जो थीटा होगा ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस ऑफ थीटा होगा और ये एफ साइन थीटा। अब वर्क में मैं पूछा कि कौन सा कंपोनेंट शामिल करूं, तो सर ये वाला, क्यों, चूंकि यही कंपोनेंट तो डिस्प्लेस करवाता है, तो इसीलिए वर्क में आता है एफ कॉस थीटा इनटू डी, जो कि बन जाता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब लीनियर मोशन के लिए स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, नॉट sin थीटा। अगर मैं ये वाला ले लेता तो फिर वर्क 0 आ जाना था, क्योंकि इस तरफ मैं फोर्स लगाऊं तो वर्क करता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए दूसरी बात, जब
ये समझाने के बाद फिर हम बात करते हैं कि बेटे अब हम घुमाने की तरफ आ जाते हैं। जब भी किसी चीज को घुमाएंगे, जो टॉर्क है, टॉर्क का मतलब घुमाना, तो घुमाने में हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं? एक आर लेते हैं और दूसरा एफ साइन थीटा लेते हैं। इस चीज को आसानी से यहाँ पे समझा जा सकता है। मैं बच्चे को कहा करता हूँ कि फर्ज करें ये एक पोटैटो है, आलू है, ठीक है, ये है, तो ये एक पोटैटो है, यहाँ पे ये पिवट पॉइंट है जिसके गिर्द इसको घुमाना है। तो उसमें से आप एक राड फंसा लें ऐसे, और इसके गिर्द आपने उसको ऐसे घुमाना है, ठीक है। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छा तो ये था, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला है ये तो हो गया आर। सबसे अच्छा था कि मैं फोर्स ऐसे परपेंडिकुलरली लगाता तो ये जो पोटैटो है ये सही घूमता, सब जानते हैं। इसका मतलब परपेंडिकुलरली घुमाना अच्छा होता है, तो घुमाने के लिए एंगल का 90 होना लाजमी है, और जब एंगल 90 हो तो फिर साइन थीटा इफेक्टिव होता है, कॉस थीटा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये टेढ़ी फोर्स लग रही है तो फिर इसके कंपोनेंट बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स बना सकते हैं, यहाँ पे भी फोर्स बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर बनी हुई है तो आर को आगे ले जाएं, इस आर को यहाँ पे ले आएं और फोर्स के फिर यहाँ पे कंपोनेंट बना लें। एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये कौन सा कंपोनेंट होगा? एफ कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा होगा, ठीक है। तो दिस कंपोनेंट इज इफेक्टिव, नॉट दिस। मैं अगर इस आलू को यहाँ से पकड़ के घुमाना चाहूँ तो ऐसे खींच के थोड़ी घुमाऊंगा, यहाँ पे पकड़ के घुमाऊंगा, ठीक है। इस वजह से एफ साइन थीटा कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने इस चीज को देखना है कि टार्क के अंदर जो आर की वैल्यू है, आर एफ साइन ऑफ थीटा, टा इज प्रोपोर्शनल टू आर। जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होगा उतना टार्क या टर्निंग आसानी से होगी, ठीक है, जितना आर की वैल्यू ज्यादा होगी। इसलिए जब आप किसी नट को किसी स्पैनर के जरिए से ओपन करें या कसें तो आप करीब से ना पकड़ें, उसको दूर से जाके पकड़ें। जितना आर की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही टार्क जो है वो इजीली प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। और दूसरा, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना फोर्स ज्यादा लगाएंगे टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और तीसरी बात कि टार्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा जितना, साइन थीटा जितना ज्यादा होगा, साइन थीटा जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा प्रोपोर्शनल होता है अप्रोक्सीमेटली थीटा के फॉर स्मॉलर वैल्यूज। तो थीटा जितना ज्यादा होगा, साइन थीटा ज्यादा, तो टार्क भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल ये आर है और यहाँ पे एफ फोर्स लग रही है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या ये है। तो आर और एफ के दरमियान इस वक्त एंगल कम है। अगर मैं फोर्स को यहाँ ले आऊँ तो और बढ़ जाएगा, अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो ही एफ और आर के दरमियान एंगल बढ़ता जाएगा तो उस वक्त टार्क की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाँ, अप टू 90 डिग्री है। हाँ, ये पहले ही बताया था हमने, ये अप टू 90 डिग्री है। ये थीटा से, थीटा की जो वैल्यू है वो अप टू 0 से 90 डिग्री तक है। अच्छा, ये नेक्स्ट है, टा इज परपेंडिकुलर टू आर, टा इज परपेंडिकुलर टू एफ एंड टा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। तो अगर आर ये पड़ा है और एफ ये है, ठीक है, तो आर और एफ दोनों इस बोर्ड पे पड़े हैं, तो राइट हैंड रूल लगाऊं, आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ होगा, तो टार्क की बाहर की तरफ है टार्क, और ये जो टार्क है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल में है, ठीक है। इफ आर इज रिवर्स, टा बिकम्स नेगेटिव। अगर आप आर रिवर्स कर देंगे तो टार्क नेगेटिव हो जाएगा। क्या मतलब कि आर इधर है, आप इसको ऐसे कर दें, तो इधर से आप ऐसे कर देंगे तो अब टार्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने आर क्रॉस एफ को क्या किया था? हाँ जी, पॉजिटिव किया था। अब जब आप आर को रिवर्स कर देंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, मतलब नेगेटिव वेक्टर बना दिया आपने उसको। जो न्यू जो टार्क होगा वो माइनस आर क्रॉस एफ होगा, और वो किसके बराबर होगा? न्यू टार्क बराबर है माइनस आर क्रॉस एफ के, और ये उलट होगा किसके? पुराने टार्क के, ठीक है। तो ये रिवर्स। इसी तरह से अगर एफ रिवर्स हो जाए तो भी टा बिकम्स नेगेटिव। कोई भी आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अगर दोनों रिवर्स हो जाएं तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह करने से एफ क्रॉस आर बन रहा था अब, ठीक है। लेकिन जब आप एफ को भी रिवर्स कर देंगे, एफ इधर की बजाय अब इधर कर देंगे, और आपकी डायरेक्शन वही है आर क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज, तो अब आर क्रॉस एफ लेंगे तो वैसे टार्क पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि अब जो टार्क है उसमें आपने दोनों चेंज किए हैं न्यू टार्क में। क्या? आर को भी रिवर्स किया है और एफ को भी रिवर्स किया है, जिसकी वजह से फिर से आर क्रॉस एफ आ गया है, जो कि ओरिजिनल टार्क के बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, टार्क जीरो यानी कि नल वेक्टर अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। तो टार्क जो है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट जीरो होता है। ये फॉर एग्जांपल एक रॉड है, ठीक है,
इसका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको अभी हम पढ़ेंगे कुछ ही देर में। तो आप यहाँ पे फोर्स लगा के इसको घुमा सकते हैं, यहाँ पे लगा के घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है, तो ये नहीं घूमेगी, क्योंकि जितना वजन इधर है उतना वजन इधर है। इधर, हाँ जी, शीशा की मिसाल है, इधर भी फोर्सेस लग रही हैं, इधर भी फोर्सेस बैलेंस कर रही हैं, तो आपकी जो यहाँ पे सेंटर पे फोर्स लगी है वो इफेक्टिव नहीं है। तो वो जो फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है? वेट के, ठीक है। अब टार्क किसके बराबर होगा? आर क्रॉस एफ यानी कि वेट, आर एफ यानी कि आर वेट, लेकिन आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है, जिसकी वजह से टार्क क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा का एंगुलर एक्सलेरेशन का। तो यहाँ से हमें ये पता चला टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा टार्क उतना ज्यादा होगा, लेकिन अल्फा कांस्टेंट रखना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का साइज ये है और एक बॉडी का साइज ये है, ठीक है। तो साइज चेंज होने से ज़ाहिर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अगर दोनों में अल्फा में कांस्टेंट रखूं, ये याद रखें, इफ़ अल्फा इज कांस्टेंट, यानी कि मैं इसको भी घुमाऊं इसको भी घुमाऊं तो दोनों में अल्फा जो है वो सेम है, ठीक है, अल्फा सेम रखना है, तो फिर टार्क इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका टार्क ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद रेशो लेने के लिए अक्सर ये इस्तेमाल होता है कि आपको रेशो दे दी जाती है कि भाई एक की जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो टार्क की रेशो दोनों की क्या होगी? जी शान श्वेत है, हाँ हाँ वो आगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे I1 ओवर I2, अगर इसकी वैल्यू I1 की 1 है और इसकी क्या है? 2 है, तो टॉर्क्स की रेशो क्या आ जाएगी? तो I1 ओवर I2, तो 1:2 आएगी। तो इस तरह के अक्सर MCQ आ जाते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो बॉडीज का है रेशो 1/2 में, तो टॉर्क्स की रेशो क्या होगी, तो ये निकालना आता हो। इसी तरह दूसरा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रख दें और अल्फा चेंज करें तो फिर क्या होगा? तो फिर भी वही सूरत हाल होगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स रखें, दोनों स्फीयर्स हैं, दोनों का साइज सेम है, मास भी सेम है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो गया, तो इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है। अब आप इनको घुमाते हैं, लेकिन एक का अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2, यानी कि इसको घुमाते हैं, एंगुलर एक्सलेरेशन इसका अल्फा 1 है, कम घुमाते हैं उसको, कम चेंज लाते हैं वेलोसिटी में, इसमें वेलोसिटी में चेंज ज़्यादा लाते हैं, ठीक है। ये अल्फा वगैरह को हम पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में। तो फिर क्या होगा? टाई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, तो जिसको आपने ज़्यादा तेज़ी से घुमाया है उसमें एक्सलेरेशन ज़्यादा पैदा किया है, तो उसमें टार्क भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टाई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अगर अल्फा 1 की वैल्यू दी हुई हो, कितनी है? 1 हो, और अल्फा 2 की वैल्यू उससे डबल हो, तो फिर टार्क भी इसी का डबल होगा उसकी निस्बत, क्योंकि टार्क इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा है। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद टाई इज प्रोपोर्शनल टू आर। अल्फा को हम इन द फॉर्म ऑफ आरपीएम देखें, हाँ, जिसका आरपीएम ज्यादा उसका अल्फा ज्यादा होगा, ये बात सही है? या जिसका नहीं, चेंज इन आरपीएम, यही बात तो आगे आने वाली है, यही बात तो सत्यानाश करने वाली है आगे। एक और बात है, वैसे बातें भी आएगी, हाँ, क्या हमेशा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, वो भी नहीं, वो डिटेल में आपको बताएंगे। उस्ताद जो होता है ना, वो आपसे 4 कदम आगे सोच के आया होता है कि इन्हें मैंने इन्ना जलील करना। अच्छा जी, टाई इज प्रोपोर्शनल टू आर, टाई इज प्रोपोर्शनल टू एफ, टाई इज, ये अभी बता चुका हूँ मैं आपको कि टार्क जो है आर एफ साइन थीटा के बराबर होता है, लिहाजा टार्क जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, जब दो रिलेशंस लेते हैं ना आप कि टार्क का आर के साथ क्या रिलेशन है, तो बाकी सबको कांस्टेंट रखना होता है, फिर फोर्स भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट। क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर दो आप नट खोलने लगे हैं, एक नट ये है, ठीक है, और दूसरा नट ये है, सही है। अब आपने आर की वैल्यू सिर्फ चेंज करनी है, इसको आप फोर्स लगाएंगे यहाँ पे आप फोर्स लगाइएगा, ठीक है, इसको फोर्स यहाँ पे लगाएं, कितने फासले पे? 1 मीटर पे, लेकिन फोर्स इस पे कितनी लगानी है? 10 न्यूटन ही लगानी है, और एंगल कितना है? 90 ही है। इसी तरह ये एक नट है, इसको भी आपने खोलना है, तो फोर्स आप उतनी ही लगाएंगे, फोर्स चेंज नहीं करेंगे, चूंकि हम कंपैरिजन किसका करने लगे हैं? आर और टा का। लेकिन इसका जो आर की वैल्यू है वो मैं डबल कर देता हूँ, आर अब जो है वो 2 मीटर है, और एंगल है तो आर के साथ रिलेशन है, तो जिसका आर ज्यादा होगा उसका टार्क भी ज्यादा होगा। ये होता है, चल रहा है? अच्छा जी, तो ये टार्क इज प्रोपोर्शनल टू आर के है, ओके। आर जिसका ज्यादा होगा, तो मैं ये बता रहा हूं कि कंपैरिजन किस तरह से करते हैं। इसी तरह से आप आर और एफ को फिक्स करके
थीटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप आर भी इसका फिक्स कर लें 1 मीटर, इसका भी 1 मीटर कर लें, फोर्स इसकी 10 न्यूटन, इसके भी 10 न्यूटन कर लें। फिर किस पे एंगल चेंज कर लें, इसका एंगल कितना है 90, इसका एंगल थोड़ा सा कम कर लें 60 कर लें, ठीक है। तो फिर आप दोनों पे चेक कर लें कौन सी रिलेशन लगाएंगे, ये वाली रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। टाई इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो रेशो ले लेंगे एक बॉडी की डिवाइड बाई दूसरे की, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल MCQ देख लेते हैं कि एक को एंगल जो है वो 90 मिला, θ1 90, जबकि θ2 जो है वो मिला 30 डिग्री। ये फोर्स इधर नहीं लग रही, यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो फिर टॉर्क्स की रेशो क्या होगी, बाकी सारा कुछ सेम है। तो आप टाई इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, ठीक है। अब इसकी रेशो ले लेंगे τ1 बाई τ2 इज इक्वल टू साइन ऑफ θ1 ओवर साइन ऑफ θ2। तो साइन ऑफ θ1 कितना है 90 के, जबकि साइन ऑफ θ2 कितना है 30 के। तो 1 ओवर साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो τ1 ओवर τ2 किसके बराबर है 2:1 के, ठीक है। इस तरह से आप रेशो निकाल सकते हैं। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि टाई इज इक्वल टू RF साइन ऑफ थीटा। अगर कंपेयर करना है दो बॉडीज का टॉर्क, एक पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, दूसरे में भी टॉर्क प्रोड्यूस किया आपने, तो 3 फैक्टर्स हैं, उनमें से 2 कांस्टेंट रखें। फिर एक के साथ ये भी हो सकता है कि आप एक कांस्टेंट रखें और 2 को बैक वक्त वेरी करें, फोर्स भी और वो भी, तो फिर भी रेशो चेक की जा सकती है, ठीक है। वो अगला स्टेप है। अच्छा, टाई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 to 90। अभी बताया था कि 0 से 90 तक जो ही एंगल बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, लेकिन टाई इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, लेकिन टाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 to 180। अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक एंगल होगा तो फिर टॉर्क जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि आर इधर है और एफ इधर है या इधर है या इधर है, ठीक है। अगर एफ ये है तो फिर टॉर्क जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा 0 से 90 तक अगर आर और एफ के दरमियान ये एंगल हो, लेकिन जो ही आप इससे आगे जाएंगे फोर्स यहाँ पे आएगी तो आर इधर है और एफ इधर है, तो अब टॉर्क कम होगा। अब फोर्स इधर है, आर इधर है, एफ इधर है, तो और कम हो जाएगा, इधर है तो और कम हो जाएगा, ठीक है।